नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है समास की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और उसी क्रम में आज का जो ये वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। अब तत्पुरुष समास क्रम में तो दूसरे नंबर पर आता था जब मैंने आपको पहले ही वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास को हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने अभी तक कारक नहीं पढ़े हुए हैं। कारक का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल के साथ कारकों को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों हम आज तत्पुरुष समास समझने वाले हैं तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हल्का फुल्का हम कारक के बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपके सामने हैं। कारकों की कुछ विभक्तियां होती हैं, जैसे प्रथम कारक होता है कर्ता ने, द्वितीय होता है कर्म और इसकी विभक्ति होती है को। इसी क्रम में हम देखेंगे तो 8 प्रकार के ये कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इन्हीं से रिलेटिव इनकी ये विभक्तियां होती हैं: ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, काकी के, में पर, हे अर, है ना। हे अरे संबोधन मतलब किसी को पुकारना या चौंक जाना, है ना। तो वहां पर जो मुंह से शब्द निकलते हैं वो संबोधन में आते हैं, जहां ठहराव हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में नहीं तो पहला वाला कारक आता है और ना ही लास्ट वाला कारक आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तत्पुरुष जो समास होगा वो हमारा 6 प्रकार का होगा: द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यहाँ तक दोस्तों ये हमारा कारक संप्रदान समास का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अब तत्पुरुष समास की ओर। अब दोस्तों तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी कि जिस समास में कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि विभक्तियों का लोप तो सारे ही समासों में हो जाता है। लेकिन मैंने कहा था ना आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर हिंदी पढ़ेंगे दोस्तों तो बारीक से बारीक बात भी आपको समझाई जाएगी, जो आपने ना सुनी है या फिर किताबों में पढ़ी है तो शायद आपके समझ में ना आई है। दोस्तों कारक विभक्ति का लोप, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यही है कि कारक जो विभक्तियां होती हैं वो ये ही हैं, और बाकी जो समास की विभक्तियां थीं, विभक्तियां तो सारे ही समासों में लोप हो जाती हैं। जैसे कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो आप देखेंगे यहां पर है जो है ये भी एक विभक्ति का कार्य करता है। या फिर जैसे आपने देखा था 4 राहों वाला या 4 राहों का समूह, इस तरीके के जो थे, तो इसका जो एक विस्तृत रूप था उसको हम एक समस्त पद में जब कर लेते थे तो उसी को हम समास कहते थे। तो विभक्तियां जो होती हैं वो गायब तो हो ही जाती हैं। जैसे अभी पिछली वाली क्लास में आपने द्वंद्व समास पढ़ा था, तो द्वंद्व समास में विभक्ति जो थी वो और, एवं, या, अथवा, ये विभक्तियां थीं। जैसे मैंने बताया था आपको ये नदी नाले, तो इसे आप लिखेंगे नदी और नाले। अगर इसको विग्रह के रूप में लिखेंगे नदी नाले को तो आप लिखेंगे नदी और नाले। तो विभक्तियां जो होती हैं दोस्तों वो एक पद को दूसरे पद से जोड़ने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? एक पद को दूसरे पद से जोड़ने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर और है, नदी और नाले, लेकिन ये द्वंद्व समास था, इसके दोनों ही पद प्रधान होते थे। तो ये भी विभक्ति थी, इसका भी लोप हो गया था। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में जो विभक्ति का लोप होगा दोस्तों वो होगा कारक विभक्ति का। तो कारक जो विभक्तियां होती हैं दोस्तों वो ये वाली हैं, इधर वाली, है ना। ने, को, से, के लिए, से, काकी के, में पर, हे अरे, है ना। ये कारक हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत केवल इतना ही हिस्सा आता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और शुरुआत करते हैं प्रथम तत्पुरुष समास से, है ना। तो प्रथम तत्पुरुष समास जो होगा, प्रथम तत्पुरुष समास, क्या ये मैंने सही लिखा है दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन किया है मैंने, क्या ये मैंने सही लिखा है? दोस्तों ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। देखो शुरुआत अगर यहाँ से होती तब हम प्रथम तत्पुरुष समास लिख सकते थे इसको, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये भले ही तत्पुरुष का पहला भाग है, प्रथम भाग है, लेकिन दोस्तों ये कारक के नाम पर ही रखा जाएगा, यानी हम इसको कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। तो याद रखना तत्पुरुष समास की जो शुरुआत होती है वो द्वितीय से होती है, द्वितीय तत्पुरुष समास, और जिसको हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास, है ना।
कर्म तत्पुरुष समास। कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास, तब आप क्या समझेंगे कि इसकी विभक्ति जो होगी वो को होगी, यानी इसमें जो शब्द आएंगे वो कुछ इस तरीके के शब्द आएंगे जिसमें विभक्ति को ही होगी बस। अब देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गगनचुंबी, गगन चुंबी, तो इसको जब आप विग्रह करोगे तो इसको आप लिखोगे गगन को चूमने वाला। को ये विभक्ति है, इसका लोप हो गया, जो कि इसकी परिभाषा में ही निहित है कि कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। चिड़ी मार, तो जब इसको लिखोगे तो आप लिखोगे चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, को यहां से गायब हो जाएगा। इसके एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। रथ चालक, तो इसका क्या मतलब हो, इसको हम विग्रह में कैसे लिखेंगे, रथ को चलाने वाला। ठीक है, को जो ये विभक्ति थी तीनों समासों में आपने देखा ये लुप्त हो गई थी जब हमने इसका समस्त पद किया था। विग्रह करने के बाद को विभक्ति निकल कर आ जाती है। तो दोस्तों ये ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा तो हम वहां पर कहेंगे या तो द्वितीय तत्पुरुष समास है या फिर कर्म तत्पुरुष समास है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों इसके हम थोड़े कम उदाहरण लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जब हम लाइव आना शुरू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप एक अच्छी सी किताब लेकर, या आपके पास पहले से अवेलेबल हो, तो जो हम समझा रहे हैं आपको अगर वो समझ में आता है तो आप उसमें से उदाहरण देख कर सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कराने का थोड़ी समस्या है दोस्तों, क्योंकि क्लासें भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी अगर मैं एक के ही 10-10, 15-15 उदाहरण कराने लगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप थोड़ा सा सर्च करें इंटरनेट पे या फिर किसी बुक के माध्यम से। अब आता है दोस्तों तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास, और इसको हम क्या कह सकते हैं, करण तत्पुरुष समास। ये दोनों नाम दोस्तों एक साथ चलेंगे। अगर तृतीय मिले तब भी वही मतलब है और करण तत्पुरुष मिले तब भी वही मतलब है। अब दोस्तों इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है से। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, से और के द्वारा ये विभक्तियाँ इसकी होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि से विभक्ति करण तत्पुरुष में भी है और से विभक्ति अपादान में भी है। तो यहाँ पर हम पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, जहाँ भी माध्यम का हमें बोध होगा या ज्ञान होगा, जैसे बस के द्वारा गया, बस से गया, तो हम कह सकते हैं बस के द्वारा गया, बस के माध्यम से गया। तो जहाँ भी माध्यम का बोध होता है वहाँ पर हम कौन सा कारक समझते हैं, करण कारक समझते हैं। चूंकि तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए ये करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात करते हैं अपादान की, तो अपादान की विभक्ति भी से है, लेकिन दोस्तों ये अलगाव का भाव पैदा करती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता पेड़ से गिरा है यानी कि वो अलग हुआ है। पदहीन, पद से हीन हुआ है यानी पद से वो हटाया गया है। धनहीन, धन से हटा है, वो अलग हुआ है। या फिर हिमालय से गंगा निकली, हिमालय से गंगा निकली, तो हिमालय से गंगा अलग हुई है। तो अलगाव का जो भाव होगा वो दोस्तों अपादान में देखने को मिलेगा। लेकिन किसी माध्यम का या के द्वारा का हमें बोध होता है किसी भी माध्यम का, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं करण तत्पुरुष समास होगा। इसके एक दो एग्जाम्पल से दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, इसको आप लिखोगे करुणा से पूर्ण। ठीक है, तो ये विभक्ति थी, ये इसका लोप हो गया था। अब दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेखांकित। रेखांकित को आप कैसे लिखोगे, रेखा से अंकित। यहाँ पर कहीं भी आपको अलगाव का बोध नहीं हो रहा होगा। रेखा द्वारा अंकित है ना, के द्वारा, के माध्यम, रेखा के माध्यम से अंकित, तो इसलिए रेखा से अंकित। जहाँ भी माध्यम का बोध होगा वहाँ पर हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। जब आप अपादान पढ़ेंगे तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो से विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है। एक देख लेते हैं के द्वारा, अगर मिल जाए तो सूर रचित, सूर रचित, तो इसको जब आप विग्रह करेंगे तो ये होगा सूर द्वारा रचित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर
द्वारा जो था, के द्वारा भी हो सकता था, माध्यम भी हो सकता था, तो के द्वारा और से विभक्तियों का यहाँ पर लोप हो जाता है, और जहाँ पर लोप हो जाता है वो होता है हमारा तृतीय तत्पुरुष समास, या उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो समास है दोस्तों हमारा तत्पुरुष के अंदर ही, वो है हमारा चतुर्थ तत्पुरुष समास। और चतुर्थ तत्पुरुष समास को हम क्या कहते हैं? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। और जिसको हम चतुर्थ तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसकी जो विभक्ति होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? के लिए होगी, और ये विभक्ति हमारी गायब भी हो जाएगी जब हम समास करेंगे। तो इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, के लिए यहाँ पर गायब हो जाता है ना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर भी के लिए था, और ये दोनों के लिए आपने देखा यहाँ पर इनका लोप हो गया था इन विभक्तियों का। चूंकि दोस्तों ये जो विभक्तियाँ होती हैं कारकों वाली विभक्तियाँ होती हैं, कारक की विभक्तियाँ होती हैं, इसीलिए दोस्तों कारक विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है, और कारकों के नाम पर ही तत्पुरुष समास का नाम साथ साथ चलता है। ठीक है, तो इसका एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। जब आप इनको सीख जाएंगे ना, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के देखेंगे, तो आपको खुद ही समझ में ये चीज़ें आने लगेंगी। बस थोड़ा सा ये है, कंटिन्यू रहिए, हर क्लास मिस मत कीजिए, कोई सी भी क्लास, चीज़ें और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगी। परीक्षा के लिए भवन, तो आपने देखा चतुर्थ जो हमारा तत्पुरुष समास था संप्रदान, उसकी के लिए विभक्ति थी, और वो यहाँ पर लुप्त हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे जो हमारा है वो है पंचम तत्पुरुष समास, और वो किस नाम से जाना जाता है? अपादान तत्पुरुष समास, है ना। तो ये कौन सा बचा? अपादान तत्पुरुष समास, और इसको हम कहेंगे पंचम तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी नाम मिल जाए, दोनों एक साथ ही चलते हैं, कन्फ्यूज मत होना। इसलिए ये क्रम याद रखना, ये क्रम अगर आपको याद रहेगा ना तो आप आराम से पहचान सकेंगे। क्रम से कर लेना, कर्ता से शुरुआत कर लेना, इससे आपको कारक भी याद हो जाएंगे। कर्ता से शुरुआत कर लेना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये तो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा याद भी किया था, तो उसका बेनिफिट आज आपको मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आती है दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे, विश्वास बनाए रखना। ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष या पंचम तत्पुरुष, इसकी कौन सी विभक्ति है? से। लेकिन मैंने क्या कहा था दोस्तों कि इसमें अलगाव का भाव पैदा होगा, यही पहचान है आपकी। अगर अलगाव, अगर ये भी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है, या माध्यम समझ में नहीं आता है, तो आप बस इतना देख लें कि अलगाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अपदान है, और अगर नहीं हो रहा है तो एक ही बचा, कौन सा बचा? करण, करण ही हमारा हो जाएगा। लेकिन इसको डिटेल में, जैसा कि मैंने अभी बताया, थोड़ी मतलब जब हम अगली क्लास शब्द भेद की ले लेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं इसमें जो आपको जानना जरूरी है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी समास के रिलेटिव इतना ही था, तो इतना ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते। देखो दोस्तों, धनहीन, नकारात्मकता का भाव ज़्यादा होगा इसके अंदर, है ना, एक निगेटिविटी आएगी आपके मन में। धनहीन यानी धन से हीन, धन से हटा हुआ है ना, धन है ही नहीं इसके पास, तो निगेटिविटी आ गई हमारे पास। धन से हीन, है ही नहीं धन उसके पास। और इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से हट गया, भटक गया, पथ से भटक गया, है ना, एक निगेटिविटी आई नहीं आई दिमाग के अंदर, तो अलगाव भी हो रहा है, पथ से हटा हुआ है, धन से हटा हुआ है, पथ भ्रष्ट। और देख लेते हैं इसका, जैसे देश निकाला, इसको तो नाम में ही आपको दिख गया होगा, इसको तो विभक्त करने की ज़रूरत नहीं है। देश से निकाला, देश से निकाला।
ठीक है। तो ये जो विभक्तियाँ थी अपादान वाली, ये यहाँ पर गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा लाइक बाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं। अभी थोड़ा सा आपको ये अपलोडेड वीडियो ही मिल रही होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों में आपके सामने लाइव क्लासें लाने की, और लाइव में जो आपके डाउट हैं वो लाइव ही आप पूछ सकते हैं, उनका समाधान आपका उसी वीडियो के अंतर्गत हो जाया करेगा। अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ब्रजेश सर ने आज पहली ही क्लास मैथ के लिए आप सब बच्चों ने देखी होगी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो भी। काफ़ी दिन से हम इस उसमें थे, काम में लगे हुए कि किस तरीके से हम, क्योंकि लॉकडाउन का लगा हुआ है तो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है चीज़ों का अच्छे से, तो थोड़ी सी समस्या रहती है लाइट बाइट की कि अगर लाइव में चली जाए, और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप पैसेंस बनाएं, 2-4 दिन का, चीज़ें सारी अच्छी हो जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास की ओर। इसको हम कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। तो इसकी विभक्ति क्या है, का, के, की, है ना। तो ये इस तरीके का आएगा। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और समझने वाली है, ये आप दोनों देखना, चतुर्थ और ये षष्ठी वाला जो है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे दोस्तों जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि उसको का में तोड़ें या के लिए तोड़ें। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, का, और इसकी विभक्ति क्या थी, के लिए। तो मैं 2 शब्द आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। आप उसको विभक्त करना सीखना। तो आज ऐसी बात मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ये तो क्या नाम है, समास चल रहे हैं, जब आप कारक पढ़ेंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो इधर मैंने लिखा विद्यालय और इधर मैंने लिखा शिवालय, ये बात आपको समझनी होगी। विद्यालय शिवालय देखने में एक जैसे ही शब्द हैं, इसको आप तोड़ोगे, विद्या के लिए आल्य, के लिए आ गया, इतना ही रहने देते हैं, आल्य आप लिख लेना। तो क्या इसको भी आप ऐसे तोड़ोगे, सिर्फ के लिए आल्य। देखो शिव के लिए आल्य, विद के लिए विद्या के लिए आल्य, दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों इसे हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। तो कैसे तोड़ सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, विद्या का आल्य, शिव का आल्य, तो दोनों ही विभक्तियां सही हो रही हैं ना। पहली वाली भी ठीक थी, ये वाली भी ठीक थी, लेकिन सही कौन सी है जो हमें एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी, जो हम 100% कह सकें ठीक है। देखो दोस्तों, किसी भी देवता पर आधारित अगर आल्य आ रहा है, आल्य का मतलब कोई भवन है, नहीं कोई जगह, तो वो दोस्तों के लिए नहीं होती है, वो उसी की होती है। जैसे शिवालय को अगर हम लिखेंगे ना शिव के लिए आल्य, तो वो शिव के लिए आल्य नहीं है, वो शिव का आल्य है, शिव का मंदिर है, शिव का आल्य। तो जब भी किसी, जैसे देवालय आ जाए, देवालय, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देव के लिए आल्य नहीं होता है, देव का आल्य होता है, देव का मंदिर होता है। शिव के लिए आल्य नहीं होता, शिव का खुद का होता है ना, शिव का आल्य। लेकिन विद्या का आल्य नहीं होता, विद्या के लिए आल्य होता है। तो इतना सा आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा के चलना। कभी भी किसी भी देवी देवता के नाम के साथ अगर आल्य लगा हुआ है तो दोस्तों हमेशा विभक्ति का आएगी, है ना। जैसे यहाँ पर भी का आएगी, देव का आल्य। लेकिन अगर किसी देवी देवताओं को छोड़कर आल्य लगा हुआ है किसी भी शब्द के साथ, तो वहाँ पर आप के लिए लगाएंगे। जैसे अभी परीक्षा भवन था तो परीक्षा के लिए भवन, है ना। विद्या के लिए आल्य, लेकिन यहाँ पर के लिए हम नहीं लगाएंगे। तो इतना सा इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, और ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे वो तो आल्य वाला कन्फ्यूजन था, वो मैंने दूर कर दिया, लेकिन बाकी में कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे राजपुत्र, तो इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। राजपुत्र में कैसे लिखोगे, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। और राजाज्ञा, तो कैसे लिखोगे, राजा की आज्ञा। और पराधीन, इसे लिखोगे पर के, यानी दूसरे के अधीन, पर के अधीन,
अधीन मतलब दूसरे के अधीन, हमारे अधीन नहीं है। तो ये जो का, की, के आएंगे ना दोस्तों, ये सारे किस में आएंगे, संबंध तत्पुरुष समास में आएंगे, यानी षष्ठी में आएंगे। आल्य वाला जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया कि अगर देव या किसी भी देवता का नाम आ रहा है तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, षष्ठी समास लगाएंगे, क्योंकि उसका खुद का आल्य होता है। चतुर्थ में क्या था, अगर विद्या है या कुछ परीक्षा है तो वहाँ पर आप के लिए लगाएंगे। तो इतनी सी बात थी और ये आपको समझ में भी आ गई। अब बचा है अंतिम, इसको जो है वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही रहा है, लेकिन अब इसको ख़त्म कर लेते हैं। सप्तमी यानी अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास है ना, इसको आप लिख लेना पूरा करके। अधिकरण तत्पुरुष समास का एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। विभक्ति तो आपके सामने लिखी रही है में पर, इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे शोक मगन, शोक मगन तो आप कैसे लिखेंगे, शोक में मगन, शोक में मगन। और धर्मवीर, धर्म में वीर। और आप बीती, आप पर बीती, है ना। तो ये जो विभक्तियां थी में पर, ये गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं अधिकरण समास में। तो ये था आपका। इसको दोस्तों आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा आप देख लेंगे तो जो भी आपके मन में डाउट है या जो भी कुछ भी बातें हैं ना, वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट के माध्यम से फिर भी पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा मैं अपनी तरफ से आपके जवाबों का, आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा और दूंगा भी, ठीक है, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल से अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों अब हमने अपने चैनल पर मैथ की क्लासें और रीजनिंग की क्लासें, जीके की क्लासें, संविधान की वो चल ही रही हैं। हिंदी, सामान्य हिंदी की क्लासें वो आपके सामने है ही, वो चल ही रही हैं, जिनका मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाएं और संपूर्ण फ़ायदा उठाएं, संपूर्ण वीडियो देखें। आप देख लेना दोस्तों कि हम कोई भी सब्जेक्ट आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसको एक बच्चा देखे या उसको 1000 बच्चे देखें। ठीक है दोस्तों, हमारा जो मकसद है वो आप तक शिक्षा पहुंचाना है, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप तक पहुंचाना है। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी परीक्षा भवन में बैठकर निराश ना हो कि यार ये चीज़ हमसे नहीं आती लेकिन पढ़ी तो थी। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर, उसमें आधे घंटे में कंप्लीट हिंदी, 1 घंटे में कंप्लीट हिंदी, आधे घंटे में पूरा जीके का कोई सा भी सब्जेक्ट। तो ये वो सारी भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। आप अपने दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल करें कि हिंदी या कोई भी जीके का सब्जेक्ट आप ले लें, 1 घंटे में कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी जगह पढ़ें, हमसे पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, अच्छी जगह पढ़ें, लेकिन संपूर्ण पढ़ें, संपूर्ण ज्ञान हो, समय का सदुपयोग करें और इस बार आपको कामयाबी दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।